अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर पर बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है इनटू 2 पायरुवेट्स। अब मैंने ग्लाइकोलाइसिस के लेक्चर को तकरीबन हाफ पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करेंगे, राइट? सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अपने प्रीवियस लेक्चर को इस लेक्चर से थोड़ा सा रिलेट करूं, ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर की कुछ याद आ जाए। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम थोड़ा जल्दी रिपीट करते हैं ताकि कुछ याद आ जाए। मैंने कहा था कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज आ जाता है तो इस ग्लूकोज पर ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स एक्ट करके इस ग्लूकोज से बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, आप वॉच कर लें। ग्लूकोज पर ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगी। अब कौन सी सेल में ग्लूकोकाइनेज एक्ट करेगी, कौन सी सेल में हेक्सोकाइनेज एक्ट करेगी, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन नंबर 6 पर एक फॉस्फेट को ऐड किया। वेरी इजी। फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एक्ट करेगी और इसको बनाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनके स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस हैं, नहीं तो ये दोनों मोनोसैकेराइड्स, राइट? सो फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एक्ट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगर ये आगे जाना चाहता है, अगर रिएक्शन आगे जाना चाहता है, तो इस पर जो एंजाइम एक्ट करेगा उसे हम कहेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनाएगी फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर 2 फॉस्फेट ऐड करेगी। कौन? ये जो काइनेज एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस एंजाइम को कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को तेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेल में एएमपी का लेवल ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि सेल में एटीपी कम है। अगर सेल में एटीपी का लेवल ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि सेल में एटीपी कम है। अगर एटीपी का लेवल कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन को आगे जाना चाहिए, राइट? सो अगर सेल में एएमपी ज्यादा हो तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, एक दूसरा एंजाइम है जिसे हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 कहते हैं। ये एंजाइम और एएमपी इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के लिए पॉजिटिव रेगुलेटर्स है, यानी ये दोनों इस एंजाइम की एक्टिविटी को तेज करके इस एंजाइम को मजबूर करते हैं कि जनाब आप ऐसा करें कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जल्दी हमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर सेल में एटीपी का लेवल नॉर्मल हो और हमें ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए, तो फिर क्या होता है कि ये जो फॉस्फोफ्रक्टोफॉस्फेटेज एंजाइम है ये क्या कर लेगी, ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को दोबारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, और फिर रिएक्शन आगे जाए। सो यहां तक दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम आगे जाते हैं, हम इस कंपाउंड को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे यहां से उठाकर हम वहां पर अपनी दूसरी रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट हमने बनाया था वो था, चलो हम इस अपने सेल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सेल के अंदर हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट हमने बनाया था वो था फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, राइट?
The name of this product was fructose 1,6-biphosphate. क्यों 1,6? क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसका नाम है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अच्छा जी, अब ये हमारे इस कंपाउंड का नाम है। अब हम आगे जाते हैं और इसी कंपाउंड को यानी इस फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को हम बिल्कुल इसके दरमियान वाले हिस्से पर काट देते हैं। हमारा जो अगला रिएक्शन होगा वो इस तरह होगा कि इस रिएक्शन में ये फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बिल्कुल मिडल पर टूट जाएगा। तो क्या बनाएगा? आप खुद गौर से देखिए कि ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों दो तरह के कंपाउंड्स में। ठीक है, एक इस तरह होगा 1 2 3, ये तीनों हमारे पास क्या है? कार्बन है, और यहां पर भी दोस्तों 3 कार्बन है। मैंने कहा कि जो 6 कार्बन का कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, ये टूट गया 2 C3 में। अब गौर से देखिए, यहां पर जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 1 पर है। आप गौर से देखिए, यहां पर जो फॉस्फेट है वो कार्बन नंबर 1 पे है, और दोस्तों यहां पर जो फॉस्फेट था ये कार्बन नंबर 6 पर था, कार्बन नंबर 6 पर। अब नीचे जब आप देखेंगे तो नीचे हम कहेंगे कि ये कार्बन नंबर 3 पर है। क्यों? क्योंकि हमारा तो कंपाउंड टूट गया 2 टुकड़ों में। तो फिर यहां पे जो है ये हमारा कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3 होगा। ठीक है, बहुत आसान है। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट टूट गया 2 प्रोडक्ट्स में। इन दोनों प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट में जो है कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट है, और एक प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है। तो इस कंपाउंड का नाम, जिसमें कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है, इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरल अल्डिहाइड। कौन से कार्बन पर फॉस्फेट है? 3 पर, इसलिए हम कहेंगे ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, हमारा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट टूट गया 2 कंपाउंड्स में, 2 प्रोडक्ट्स में, और इनमें से एक प्रोडक्ट है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा है डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या हो गया कि हमारा जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट था वो उस पर एक एंजाइम जिसका नाम है अल्डोजेज, इन एंजाइम्स ने एक्ट करके इन्हें 2 टुकड़ों में तकसीम किया, और इन दोनों के नाम अलग अलग क्योंकि इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले अलग, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ये हुआ हमारा ये स्टेप कंप्लीट। अब दोस्तों यहां एक बात ये है कि अगर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये आगे जा सकता है, डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट आगे नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं कि इस डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ठीक है, क्या होगा कि हम इस डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो ये ऐसा करने के लिए मैं यहां पे इस तरह का एक और स्टेप इजाफा करता हूं। ये स्टेप यहां पे नहीं होता क्योंकि हमें जो कंपाउंड चाहिए वो यहां तो मौजूद है लेकिन यहां पर नहीं है। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा और एक्स्ट्रा स्टेप होने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा
जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ग्लिसरल अल्डिहाइड, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये आगे जा सकेगा। तो यहां पे हमने क्या किया कि हमने इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज करके इसको इसके तरह बना दिया, यानी इसे भी ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट किया और इसको भी। और यहां पर जो एंजाइम एक्ट हुआ, जो जिस एंजाइम ने यहां पे काम किया, उस एंजाइम का नाम क्या है? दैट एंजाइम विच कन्वर्ट्स dihydroacetone phosphate into glycerol aldehyde 3-phosphate, its name is triose phosphoisomerase। ठीक है, ट्रायोज फास्फोआइसोमेरेज। इस एंजाइम ने क्या किया? इस एंजाइम ने डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। अब क्या होगा कि ये भी आगे रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा और इस तरफ भी आगे रिएक्शन होता रहेगा। तो समझने के लिए दोस्तों मैं एक को लूंगा, आप समझ जाइए कि ये रिएक्शन दोनों तरफ जारी है, रिएक्शन दोनों तरफ जारी है, लेकिन हम समझने के लिए एक को आगे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राइट। सो लेट्स टेक फॉरवर्ड और रिएक्शन। अब क्या होगा कि जो हमारा ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, राइट, दिस इज अवर ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, वाई 3-फॉस्फेट? क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट है। अब क्या होगा? अब इसके साथ एक और रिएक्शन होगा, एक और वाकया होगा इसके साथ, और इससे एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? वो इस तरह होगा कि इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर दोनों पर फॉस्फेट होंगे। ठीक है, क्या किया हमने? यहां पे कार्बन नंबर 3 पर तो फॉस्फेट था, लेकिन इस रिएक्शन में हमने कार्बन नंबर 1 पर भी फॉस्फेट को ऐड किया। दोस्तों यही रिएक्शन यहां पर भी होगा। ठीक है, राइट। सो अब इसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ग्लिसरॉल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे हमने 2 फॉस्फेट ऐड किए। ठीक है, यही प्रोसेस इस तरफ भी हो जाएगी। यहां पे जिस एंजाइम ने एक्ट किया, हम उन एंजाइम्स के नाम भी लिखते जा रहे हैं। दैट एंजाइम इज कॉल्ड ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? एंजाइम का नाम है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फोडीहाइड्रोजनेज। अब यहां पर एक काम हुआ, डीहाइड्रोजनेज ये जो एंजाइम है इसने इस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। राइट, तो क्या होगा? अब जब ये हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है तो इस हाइड्रोजन में एनर्जी होती है। ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? दोस्तों ये हाइड्रोजन इस तरफ जाएगा कि एक NAD का मॉलिक्यूल, और से देखिए यहां पे एक NAD का मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को उठाकर कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। क्लियर? क्या हो गया कि NAD के मॉलिक्यूल ने जिस हाइड्रोजन को इस एंजाइम ने निकाल दिया, वही इस हाइड्रोजन को उठाकर अपने साथ रखेगा।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ एक NADH बन गया और वही NADH में यहां पे मेंशन कर रहा हूं, वही NADH यहां पर भी बन गया। तो इस रिएक्शन में कितने NADH बन गए? 2 NADH बन गए। ठीक है, स्टेप क्या था? स्टेप ये था कि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट किया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। इस दौरान क्या हुआ कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने यहां से हाइड्रोजन को निकालकर NAD को दे दिया, NAD को सौंप दिया। अब इस NAD के पास हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन गया NADH, इस तरफ भी और इस तरफ भी। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि यहां से एक फॉस्फेट को निकाल देंगे। ठीक है, यहां से एक फॉस्फेट को फिर निकाल देंगे। सो जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास, राइट, हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम एक फॉस्फेट को निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा? ये हमारे पास 3 कार्बन और इन 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट। हमने क्या किया कि यहां से एक फॉस्फेट को निकाल दिया। सो जो एंजाइम यहां पर एक्ट करेगा उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। राइट, लिसन केयरफुली, यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगा उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। दोस्तों आप कहेंगे कि सर आपने तो पहले कहा था कि काइनेज एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें फॉस्फेट ऐड होता है, लेकिन सर आपने तो यहां से फॉस्फेट को निकाल दिया। तो दोस्तों बात यह है कि ये काइनेज एक्टिविटी होती ही फॉस्फेट के एडिशन के लिए। तो आप जरा गौर से यहां पर देखें कि ADP से ATP बन जाएगा। ठीक है, एक ADP का मॉलिक्यूल 1 ADP will come to this reaction and will go with 1 phosphate। अब देखिए इससे क्या बन गया? ATP। तो जो फॉस्फेट यहां से निकल गया उस फॉस्फेट को इस एंजाइम ने यहां पर ऐड किया, ADP को दे दिया। राइट, सो हमारे पास बन गया ATP। यही ATP इस तरफ भी बनेगा, तो मैं शॉर्टली यहां पे लिखता हूं ATP, क्योंकि ये रिएक्शन भी साथ साथ जा रहा है। ठीक है, सो हमने क्या किया कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेट को इस एंजाइम ने यहां से निकालकर ADP को दे दिया। ADP फॉस्फोराइलेट हो गया इनटू ATP बन गया, और जो नीचे कंपाउंड बन गया, दिस कंपाउंड नेम इज फॉस्फोग्लिसरेट। इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? ओके, सो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से बन गया फॉस्फोग्लिसरेट विद द रिलीज ऑफ 1 ATP। एक ATP इस तरफ भी बन गया, एक ATP इस तरफ भी बन गया। वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ऐसा करेंगे कि इस फॉस्फोग्लिसरेट को हम, इस फॉस्फेट की पोजीशन को हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्लियर है? फॉस्फेट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? गौर से देखिए कि फॉस्फेट कहां से कहां जाता है। यहां पर दोस्तों फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पर है और यहां पे फॉस्फेट आ गया कार्बन नंबर 2 पर। यहां पर फॉस्फेट आ गया कार्बन नंबर 2 पर। राइट, हमने क्या किया कि फॉस्फेट की जगह को हमने चेंज किया। तो यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगा उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। राइट, यहां पर जो एंजाइम एक्ट करेगा इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज क्यों? क्योंकि इसने म्यूटेशन लाया। राइट, म्यूटेशन काज किया। म्यूटेशन का मतलब फॉस्फेट की पोजीशन को इसने चेंज किया।
फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 से होकर कार्बन नंबर 2 पर आ गया। ठीक है दोस्तों, राइट। सो इस कंपाउंड का नाम होगा 2-फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहां पर फास्फोग्लिसरेट या 3-फास्फोग्लिसरेट या यहां पर इसका नाम होगा 2-फास्फोग्लिसरेट। 2-फास्फोग्लिसरेट। क्लियर, वेरी गुड। नाउ यहां पर जिस एंजाइम ने एक किया उसका नाम म्यूटेज था। सो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम ने यहां पर फॉस्फेट की पोजीशन को पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 2 पर ले आया। ठीक है दोस्तों, राइट। सो अब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़े से स्टेप्स रह गए हैं ग्लाइकोलाइसिस को खत्म करने में। अब हम इसे यहां से उठाकर यहां ले आएंगे और जो फर्दर स्टेप्स है 2-3 स्टेप्स उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक दिस 2-फास्फोग्लिसरेट हियर। हमने क्या किया कि 2-फास्फोग्लिसरेट को हमने उठाया और यहां पर ले आए। ठीक है, वही कंपाउंड है। अब क्या होगा इसके साथ, ऐसा होगा कि इस जगह पर दोस्तों एक एंजाइम एक्ट करेगा और इस एंजाइम का नाम है दोस्तों एनुलेज। एनुलेज, ये जो एनुलेज एंजाइम है ये इस 2-फास्फोग्लिसरेट को थोड़ा सा निचोड़ देगा। ठीक है, ये जो एनुलेज एंजाइम है ये इसको निचोड़ देगा और इससे जब आप किसी चीज को निचोड़ते हैं तो पानी निकलता है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों H2O निकल जाएगा। ठीक है, H2O निकल गया और इस कंपाउंड से बन गया, फिर भी वही बात है और कोई चेंज नहीं आती, फिर वही कंपाउंड है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने इससे एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल दिया। ठीक है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड द लास्ट स्टेप। लुक, अब इस कंपाउंड पर एक और एंजाइम एक्ट करेगा। गौर से देखें, अब इस कंपाउंड पर एक और एंजाइम एक्ट करेगा और दोस्तों इस कंपाउंड का नाम, जब इस 2-फास्फोग्लिसरेट से हमने वाटर निकाल दिया तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फास्फोइनोल पायरोवेट। राइट, सो मुझे इसका नाम भी लिखना चाहिए यहां पर। चलो मैं इसका नाम जरूर मेंशन करूंगा। इसका नाम हो गया फास्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है, इसका नाम है 2-फास्फोग्लिसरेट। 2-फास्फोग्लिसरेट। ठीक, 2-फास्फोग्लिसरेट से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर बन गया फास्फोइनोल पायरोवेट। अब इस फास्फोइनोल पायरोवेट पर यहां एंजाइम एक्ट करेगा। फास्फोइनोल पायरोवेट पर अब एक एंजाइम एक्ट करेगा और इससे फॉस्फेट निकाल लेगा। ठीक है, इससे फॉस्फेट निकाल देगा। तो जब फॉस्फेट निकल जाएगा तो हमारे साथ रह जाएंगे ओनली कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। राइट, सो इस एंजाइम का नाम है जो यहां पर एक्ट करेगा, इस एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। अब यहां पर फिर एक काइनेज एक्टिविटी हो रही है। तो काइनेज एक्टिविटी का मतलब है कि कहीं पर तो फॉस्फेट ऐड होने जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर फिर जो फॉस्फेट इससे निकाल दिया गया उससे हम एक एडीपी को दे देते हैं। तो इस एडीपी से बनेगा एटीपी। ठीक है, एक एटीपी और हमारे पास बन गया। और साथ साथ में आपको पता है, कैमरा थोड़ा इधर ले आइए प्लीज। साथ साथ में आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि अगर इस विंग में रिएक्शन आगे जा रही है तो इस विंग में भी आगे रिएक्शन जा रही है। ठीक है,
तो अगर यहां पर फॉस्फेट बन गया तो अगर यहां पर एटीपी बन गया तो यहां पर भी दूसरी एटीपी बन गई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो टोटल कितने एटीपीज बन रहे हैं? 4। गौर से देखें, 1 2 3 4। ठीक है, इस डिटेल को मैं अभी बाद में लिखूंगा, लेकिन इसी स्टेप के होते ही जो लास्ट कंपाउंड हमारे पास बनेगा उसका नाम होगा पायरोवेट। इस कंपाउंड का नाम है पायरोवेट, और हम ग्लाइकोलाइसिस में इसी कंपाउंड को अखज करते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। राइट, तो दोस्तों यहां पर जो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप खत्म हो गया। राइट, सो ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम कैमरा को घुमाएं और अपने डिफिनेशन पर ले आए, सो डिफिनेशन में हमने लिखा है कि हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। ठीक है, यहां पर एक पायरोवेट बन गया और दूसरा पायरोवेट जो है इस रिंग से बनेगा, तो कितने पायरोवेट बन गए? 2। साथ साथ में कितने एटीपीज बन गए? 4। कितने NADH बन गए दोस्तों? एक NADH यहां पर बन गया, एक NADH साथ में यहां पर बन गया, तो कितने NADH बन गए? टोटल 2 NADH और 4 ATPs। लेकिन अगर हम सोच ले दोस्तों, हमने 2 ATPs को इस्तेमाल किया है, 2 ATPs को हमने इस्तेमाल किया है। कहां पर हमने इस्तेमाल किया है? लुक हियर, पहले स्टेप में जब हमने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो हमने इस एक एटीपी को इस्तेमाल किया। ठीक है, और दूसरे एटीपी को हमने यहां पर इस्तेमाल किया है दोस्तों। लुक, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन गया है फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट कहां से आ गया? ये फॉस्फेट आ गया एटीपी से। राइट, सो गौर से देखिए, यहां पर हमने एक और एटीपी को इस्तेमाल किया है और उससे बनाया है एडीपी। राइट, सो दोस्तों हमने 2 एटीपीज को इस्तेमाल किया है और टोटल बनाए कितने? 4 एटीपीज। सो अगर हम उस 2 एटीपीज को वापस सेल को दे दे तो हमारे पास कितने एटीपीज रह जाते हैं? 2। सो ग्लाइकोलाइसिस में बन गए टोटल 2 एटीपी और 2 NADH। यही जो था हमने ग्लाइकोलाइसिस से अखज किया। राइट, सो ग्लाइकोलाइसिस का असल मकसद क्या बना? असल मकसद ये बना कि हमने ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी 2 निकाल दिए, 2 NADH निकाल दिए। अब ये 2 NADH कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएंगे और वहां पर क्रेब्स साइकिल को रन करेंगे। सो आइए ग्लाइकोलाइसिस से अखज़शुदा डिटेल को यहां पर लिख देते हैं। सो दोस्तों, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर टूट जाएगा, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पिरेशन हो जाएगी, सो दोस्तों इससे क्या बनेगा? आपने खुद देख लिया कि 2 NADH बन गए। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 NADH बन गए और साथ में कितने ATPs बने? टोटल कितने ATPs? 4 ATPs बने। राइट, सो इस 4 ATPs से अगर हमने सेल से 2 ATPs लिए थे, अगर हम उस 2 ATP को निकाल दे और सेल को वापस दे दें तो हमारे पास नेट गेन कितना रह गया? 2 ATP का नेट गेन रह गया। ठीक है, 2 ATP। दूसरी बात, हमें पता है कि एक NADH जनरेट करती है 3 ATPs को। एक NADH का मॉलिक्यूल बराबर होता है 3 ATPs के, लेकिन हमारे पास 2 NADH है, तो टोटल एक और NADH कितने ATPs बनाएगा? टोटल 3 ATP बनाएगा। सो कितने ATP? 6 ATP। कहां से आ गए? 2 NADH से। 2 NADH से हमें 6 ATPs मिल गए और 2 ATPs इस तरह मिल गए, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATPs बन गए? टोटल बन गए 6 और 2 8 ATPs बन गए। क्लियर फ्रेंड्स? हाँ, अल्लाह करे कि आप इस लेक्चर को समझे। राइट, सो दोस्तों हमने क्या किया कि हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट की, हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया,
इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो इंशाल्लाह आपको कहीं भी मुश्किल नहीं होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं क्रिब्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे और क्रिब्स साइकिल को भी इंशाल्लाह बहुत डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।